नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति मुझे चैन लेने ही नहीं देती है। मतलब मैं कहीं सोचूं कि मैं छुट्टी मनाने जाऊंगा, लेकिन राजनीति की एक ना एक खबर ऐसे पीछे पीछे मतलब टारगेट करके आती है कि मैं छुट्टी उट्टी छोड़ के मुझे लगता है कि मुझे अपने दर्शकों को बताना चाहिए। अब मैं समय पंजाब का आखिरी हिस्सा है माधोपुर। वहाँ का एक बड़ा अच्छा सा होटल है, कोरल होटल। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, पीछे रावी नदी बह रही थी और मुझे लग रहा था फोन वोन सब बंद करो, बैठ के इस नदी को, इस नदी की जो संगीत है उस संगीत को सुनो। बस मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है, और 5-6 किलोमीटर दूसरी तरफ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। तो ये पंजाब के आखिरी जगह आया था, रास्ते में लोगों से पूछ रहा था, कई कई जगह गया। और मैं जहाँ होटल में बैठा हूँ, रावी नदी और यहाँ की पठानकोट के आसपास की जगह, इनके मैं वीडियो 5-7 दिन के अंदर आपको सारे वीडियो बना के देखूंगा। आज मैं बहुत सारी जगह गया। वो महाजन जी मेरे, देखिए कि जिंदगी कैसे होती है। 1 महीने पहले दोस्त मिले, बुलाया पठानकोट, उन्होंने पठानकोट की बड़ी अच्छी अच्छी जगह घुमा दी। कह रहा, मुख्य मुद्दे पे आऊंगा, आप कहेंगे कि मैं घूमने घूमने की पंचायत लेके बैठ गया। हुआ यूं कि मेरे को आज सुबह फोन आया और ये बताया गया कि जो अपने डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, वो हैदराबाद गए हुए थे, और जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, तो डिप्टी सीएम वहां गए हुए थे, पीछे उनकी दुकान लुट गई। आप लोग मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, उनकी कोई दुकान उकान ऐसी नहीं है जो लुट जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नौकरशाह क्या क्या गुल खिला रहे हैं, इसकी जीती जागती मिसाल देखने को मिली। और ये देखने को मिला कि मतलब हम और आप तो जैसे सामान्य से इंसान हैं, हमारा आपका कोई काम ना करे तो लगता है कि यार चलो ठीक है, परेशानी। लेकिन डिप्टी सीएम प्रदेश का मतलब नंबर 2 का हैसियत वाला आदमी, अफसर उसको भी टका सा टिका दें, मतलब उसकी भी हैसियत खत्म कर दें, तो आप सोचो क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश का। और डिप्टी सीएम भी केशव मौर्य टाइप का नहीं, मतलब जिसकी जो योगी जी थोड़ा डर डरा जाए, कम बोले, ब्रजेश पाठक जैसा, मतलब जिसको माना जाता है अमित शाह जी के बड़े करीबी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है और वो संगठन में भी बहुत लोकप्रिय है, मतलब वो संघ भी उनको बहुत पसंद करता है, बीजेपी भी बहुत पसंद करती है। और ये मैसेज है कि मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि वो अचानक से लैंड करेंगे और डिप्टी सीएम बना दिए जाएंगे। अब वो वाक्य था, वो मैं शुरू से बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ये परिपाटी है कि जो मिनिस्टर थोड़ा सा ज्यादा उड़ने की कोशिश करे तो नौकरशाहों से उसके पर कतरवाओ। तो ये योगी सरकार पार्ट 1 में तो चल रहा था, मैं मान रहा था कि चलो योगी सरकार पार्ट 1 में दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लड़ाइयाँ चल रही थी, ऐसी बहुत चर्चा चल रही थी। लेकिन पार्ट 2 में भी ये सब चल रहा है, ये मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला बात था। और हुआ यूं था कि जब कोविड काल चल रहा था, तो जिस समय लखनऊ में हाहाकार मचा हुआ था और बेतहाशा लोग मर रहे थे, उस समय आपको याद होगा ब्रजेश पाठक उस समय रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे, और उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा दुखी थे वो, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी। सीएमओ फोन सुना, उठना आ नहीं रहा था, तो उन्होंने सीधा अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दी थी। अपर मुख्य सचिव है तो समय अमित मोहन प्रसाद हैं, जो अभी भी हैं। उन्होंने बहुत तीखी चिट्ठी लिखी थी कि इस तरह का लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या फायदा इस सिस्टम का। और बहुत वो चिट्ठी बहुत बुरी तरह से वायरल हुई थी, और वायरल होने से हड़कंप मच गया था। ये हुआ कि भाई प्रदेश सरकार का मिनिस्टर ही मान रहा है कि हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। तब उस समय में जब वो चिट्ठी वायरल हुई और लोगों ने उसके बाद कहना शुरू किया, इस बार तो ब्रजेश पाठक का टिकट ही कट जाएगा, पार्टी टिकट नहीं देगी। लेकिन पार्टी ने देखा कि ब्रजेश पाठक वो थे जो जनता की आवाज समझ रहे थे। कोरोना काल में लोग परेशान थे, तो यूपी का कोई एक मिनिस्टर था जो जनता के साथ खड़ा था, वो ब्रजेश पाठक थे। तो वो चिट्ठी भी लिखना और जनता के साथ खड़े होना, उन पत्नी भी उनकी उनसे ज्यादा एक्टिव है सोशल वर्क में, उन दोनों ने अपने घर से राशन का वो किचन शुरू कर दिया था, रोज खाना बांटना शुरू कर दिया था। तो वो जो चिट्ठी थी, वो जो उनके विरोधी हैं वो तो मान रहे थे नेगेटिव बात होगा, या पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन वो चिट्ठी ब्रजेश पाठक के लिए बड़ा हित में रही। और बाद में पार्टी ने, संगठन ने, आरएसएस ने सोचा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो दुख की घड़ी में भी जनता के साथ खड़ा होना जानता है। तो पाठक जी की इस जो उन्होंने काम किया था, जो मेहनत की थी, उसका उनको इनाम मिला। इनाम मिला कि वो पार्टी ने जब अगली सरकार बनी, तो अगली सरकार में उन्होंने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि जिस पार्टी आदमी के चेहरे पे लोग ये कह रहे थे चिट्ठी पे उसका टिकट कट जाएगा, उसको प्रमोशन मिल जाए, और प्रमोशन भी वो जो है उसको एक डिप्टी सीएम बन जाए। तो डिप्टी सीएम बने थे तो बहुत ज्यादा लोग हैरान हो गए थे। खैर, जब डिप्टी सीएम बने तो बड़ा सवाल ये हुआ कि हेल्थ विभाग में जो अफसर हैं, वो अफसर तो अब हटा दिए जाएंगे, क्योंकि
चिट्ठी ब्रजेश पाठक ने उन्हीं को लिखी थी और ब्रजेश पाठक ने कहा भी था कि ये अफसर इस तरह है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने कहा ना जिस मिनिस्टर के पर कतरने हो तो वो पर नौकरशाही से कतरवाए जाते हैं बड़ी सफाई से। तो ये तय किया गया कि ब्रजेश पाठक के डिपार्टमेंट का कोई विभाग का अफसर चेंज नहीं किया जाएगा। अब आप हेल्थ मिनिस्टर हैं और ब्रजेश पाठक जिस स्टाइल के हेल्थ मिनिस्टर हैं सबने देखा, हेल्थ मिनिस्टर बने और तड़ातर सीधा अस्पताल में पहुंचने शुरू कर दिए। और बाराबंकी में तो जहां पे सब लोग बैठे हुए थे जमीन पे बैठ गए, वो जो नल लगा होता उसका पानी पीना शुरू कर दिया। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने अस्पताल में जाके काम करना शुरू किया, उसने जनता के मन में वो जो नायक पिक्चर आई थी ना, अनिल कपूर एक 2 दिन के लिए बनता है और सारी व्यवस्था बदल देता है, तो ब्रजेश पाठक के अंदर लोग अनिल कपूर देखने लगे। और जितना योगी जी भी बहुत पॉपुलर है, मैं यहाँ पठानकोट में आया, यहाँ भी लोग योगी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ब्रजेश पाठक का कद बढ़ने लगा, उससे लगने लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई मिनिस्टर ऐसा है जो सीधे जनता की नब्ज पकड़ रहा है और जनता के बीच में हीरो बन रहा है, वो ब्रजेश पाठक है। तो ब्रजेश पाठक ने वो चीजें ढूंढना शुरू कर दी। सीतापुर के अस्पताल में पहुंचे, पता चला कि 2-3 साल से वहां डॉक्टर ही नहीं आया है, तनख्वाह निकल रही है। तो ब्रजेश पाठक ने माथा पकड़ के कहा ये हो क्या रहा है, मतलब ये भगवान मारे के हेल्थ विभाग का। अब जाहिर है ऐसी चीजें जब कोई एक मिनिस्टर करेगा तो ये संकेत साफ होते हैं। जो ब्रजेश पाठक ने 2 महीने 2.5 महीने में हेल्थ विभाग की तस्वीर सामने रख दी, उससे ये बात तो क्लियर हो गई कि पिछले 5 साल के हेल्थ मिनिस्टर साहब जो थे वो आराम से 2 पैक पी के सो रहे थे। अब मुझे बात से नाराज मत हो जाइएगा जी पिछले बार हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो राजा महाराजा रहे हैं, राजा महाराजाओं के शौक तो होते ही हैं, तो कोई बीजेपी में आके कोई शौक बदल देगा ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन वो पैक दारू वाले ना हो लेकिन बाकी नशे में थे, ये बात साबित हो गई, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने जो 2-2.5 महीने में हेल्थ विभाग की तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर बता रही थी कि स्थितियां बहुत खराब है और बाकी में लोगों के जान के लाले पड़े हुए हैं। इधर जब वो लखनऊ में लोहिया अस्पताल में छापा मारा तो पता चला कि 8-10 करोड़ रुपए की एक्सपायरी दवाएं रखी हुई हैं, वापस नहीं हुई। वापस हो जाती कंपनी के लिए बेकार हो जाती है और कंपनी 40% 50% पैसा हेल्थ विभाग के अफसरों पे इसीलिए खर्च करती है कि भैया एक्सपायरी दवाएं सड़ने दो, वापस मत करना। फिर ड्रग कारपोरेशन जो उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्ट कारपोरेशन था, मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया था कि जो मास्क कोरोना काल में 2 रुपए का था वहां 50-50 100 रुपए का बिक रहा था। वहां पे वेंटिलेटर में घोटाले थे, वहां के ऑक्सीजन में घोटाला था, थर्मामीटर में घोटाला था, और जो अफसर तैनात थे वहां पे उनको और बढ़िया प्रमोट करके जिलों अच्छे जिलों में डीएम बना दिया गया। तो ब्रजेश पाठक को सूचना मिली, उन्होंने ड्रग कारपोरेशन के गोदाम पे छापा मारा और हैरान रह गए। 17-18 करोड़ रुपए की दवाएं ऐसी पड़ी हुई थी, एक्सपायर होने की हो गई थी, वहां बेकार पड़ी हुई। तो उन्होंने इंक्वायरी सेटअप कर दी। अब देखिए, आप सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। प्रदेश का डिप्टी सीएम है जिसके पास हेल्थ विभाग का महकमा है, वो ड्रग कारपोरेशन की दवा पकड़ता है 16-17 करोड़ रुपए की और कहता है कि ये तो सरकार का सीधा नुकसान है। सरकार का नुकसान नहीं, मेरा और आपका नुकसान, क्योंकि ये 17 करोड़ रुपए मेरे और आपके हैं। अब आप कहेंगे आपके पास तो 17 करोड़ रुपए है ही नहीं। तो हजूर जी, आप छोटे छोटे टैक्स देते हैं और वो जो गरीब सड़क पे रिक्शा चलाता है ननकू, जो टैक्स नहीं भी देता है, तो जब भी वो टूथपेस्ट खरीदने जाता है ना तो उस पर सरकार उससे टैक्स ले लेती है। जब वो चीनी खरीदने जाता है, जब वो चावल खरीदने चाहता है, जब वो सरसों का तेल खरीदने जाता है, तो सरकार टैक्स ले लेती है, चाहे वो रिक्शे चलाने वाला हो या कोई पूंजीपति हो। तो आपका पैसा सरकार निकाल लेती है। तो आपके पैसे की 15-15 20-20 करोड़ की दवा एक्सपायर, क्योंकि अफसरों को 40% 50% कमीशन मिल जाता है, दवाएं बेकार ना हो, वापस ना हो। इस बात के लिए ब्रजेश पाठक ने इंक्वायरी सेटअप कर दी, डिप्टी सीएम ने कर दी। हमको भी बड़ा अच्छा लगा, हमको लगा डिप्टी सीएम ने इंक्वायरी सेटअप की है तो अब तो अफसर नपेंगे, और ये जो घूसखोर अफसर हैं जो लाशों पे महल बनाते हैं, कम से कम अब इनका नंबर आएगा। और लगा कि मतलब 4-5 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और गए अफसर। लेकिन अब हाल देखिए सिस्टम का, डिप्टी सीएम ने दवाएं पकड़ी, डिप्टी सीएम ने इंक्वायरी करी, महीनों हो गए, रिपोर्ट नहीं आ रही। मतलब जवाबदेही तय नहीं हो रही, और जवाबदेही अब तय होगी तो छोटे डॉक्टर्स की, छोटे कर्मचारियों की, जबकि दवा व्यापारियों की नकेल बहुत ऊपर तक आती है। मुझे किसी ने बताया एनआरएचएम के घोटाले के गिरीश मलिक साहब हैं, उन्होंने वो एनआरएचएम घोटाले में बाकायदा गवाही दी थी कि उन्होंने किस अफसर को कितने करोड़ रुपए दिए, किस मंत्री को कितने करोड़ रुपए दिए। और मुझे पता चला ड्रग कारपोरेशन में उनकी तूती बोलती है। दिल्ली की कुछ कंपनियां हैं, कुछ बाहर की कंपनियां, कुछ गाजियाबाद की हैं, उन दवाओं की कंपनी की बिना गिरीश मलिक साहब के एंट्री की दवा बिकती नहीं है, और उन्हीं कंपनियों की दवा बिके इसके लिए गिरीश मलिक साहब अफसरों की बहुत लॉबिंग करते हैं।
तो ऐसे अफसर योगी, ऐसे दलाल योगी सरकार पार्ट 1 में पढ़े, पार्ट 2 में भी पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ब्रजेश पाठक की नहीं चली। अब मैं आपको मुद्दे पे बताता हूं। ब्रजेश पाठक जी गए हैदराबाद और पीछे से सैकड़ों डॉक्टरों के ट्रांसफर हो गए। अब मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात यह थी कि कोई भी मंत्री होता है उसके बिना पूछे फाइल हिलती नहीं है। मतलब एक, जब तक मंत्री अप्रूवल ना करते एक डॉक्टर का ट्रांसफर नहीं होता है। और पिछले वाले मंत्री जी के टाइम में तो भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा होती थी, ब्रजेश पाठक के टाइम में तो वो भी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों डॉक्टर के तबादले कर दिए और मंत्री को पूछा तक नहीं गया। ये संकेत साफ थे कि आप हेल्थ मिनिस्टर हो, आप डिप्टी सीएम हो, आप बने रहिए, लेकिन हमारा विभाग कैसे चलना है इसमें हम आपको नहीं पूछेंगे। अब लेकिन ब्रजेश पाठक भी उतने कमजोर नेता नहीं है जो इस बात को सुन के खामोश रह जाते हैं। उन्होंने सीधे अपर मुख्य सचिव को खत लिख दिया और ये कहा कि लखनऊ जैसी जगह में और बाकी जगह में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत कम है, वैसे ही कम है, और जो डॉक्टर आपने हटा दिए उनकी जगह नए डॉक्टर नहीं तैनात किए गए। दूसरा, जो तबादला नीति है उस तबादला नीति का तो पूरा उल्लंघन हो गया इसमें। ये ट्रांसफर क्यों किए गए, कैसे किए गए, मुझे पूरा डिटेल बताई जाए। अब डिप्टी सीएम इसके अलावा कर भी कह सकते हैं। एसीएम को तो, अपर मुख्य सचिव को तो हटा नहीं सकते, हटाएंगे मुख्यमंत्री जी, उनको सस्पेंड भी नहीं कर सकते, वो एक चिट्ठी लिख सकते हैं। लेकिन उनकी चिट्ठी ने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को साइड किया जा रहा है, क्या अफसरों के बहाने ब्रजेश पाठक के पर कतरे जा रहे हैं, क्या अफसरों के बहाने ब्रजेश पाठक को छोटा किया जा रहा है। और वो नेता जो पार्टी में बहुत लोकप्रिय है, जो दिल्ली दरबार का बहुत करीबी है और जो काम भी कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है, संवाद कर रहा है, इतना लोकप्रिय हो रहा है, उसके पर कतरने के पीछे कारण क्या है? कौन है जो ये नहीं चाहता कि ब्रजेश पाठक का कद बढ़े, और कौन है जो इन अफसरों को इतनी हिम्मत दे रहा है कि वो अपने मिनिस्टर से बिना पूछे नियमों को ताक पे रखे। और मेरी जानकारी में आया डॉक्टर के तबादलों में बहुत बड़े लेवल पे घूसखोरी कुछ अफसरों ने की है। तो कौन है वो जो लाखों करोड़ों रुपए की डील कर रहा है जबकि ब्रजेश पाठक को जानकारी नहीं है? कौन है वो जो अफसरों से बात करके तबादलों को तय कर रहा है? कौन बड़ा दलाल है ड्रग कारपोरेशन में जिसके कारण आज तक वो करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवा पे जवाबदेही तय नहीं हो पाई? और कौन है वो जो नहीं चाहता कि ब्रजेश पाठक का कद बढ़े? तो अब वो जो है कि ये कहानियां, ये शगुफे चलते रहते हैं। वो है ना, हर शख्स चाहता है कि पर उसके नोच ले, हर शख्स चाहता है कि पर उसके नोच ले जिस खुशनुमा परिंदे की ऊंची उड़ान हो। तो ब्रजेश पाठक की ऊंची उड़ान पे कई लोग चाहते हैं कि उनके पर नोच लिए जाएं। जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कई दांव, कई पेच चल रहे हैं, और अब अचानक योगी सरकार पार्ट 2 में अगर अहम की लड़ाई शुरू हो जाती है, अगर दांव पेच की लड़ाई शुरू हो जाती है, अगर लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई शुरू हो जाती है, तो 2024 के लिए ये खतरनाक संकेत है। नाजुक है 2024। 2024 से पहले इस लड़ाई को शांत करना ही होगा, और ये संभव नहीं है कि आप ब्रजेश पाठक जैसे नेता को दबा के रखें, डरा के रखें और भ्रष्टाचार शामिल करके उसको परेशान कर सकें। क्योंकि ब्रजेश पाठक की जो राजनीति है वो यही राजनीति है कि उस आदमी ने जनता के बीच अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। कुछ अफसर और कुछ नेता उसको रोक तो नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और विपक्ष भी मौके पर फायदा उठा रहा है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के जो कह रहे हैं मौके पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, करें ना सस्पेंड। क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि ब्रजेश पाठक को ताकत दी नहीं जा रही है। तो जाहिर है विपक्ष भी चाहेगा लड़ाई बढ़े, और सत्ता पक्ष के लिए ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी अगर बढ़ती है। जाहिर है ऐसी अंदर की बातें कोई और चैनल आपको बताएगा नहीं, लेकिन हम है ना, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो खरी खरी सच बोलता है। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना होंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।